तो जॉन मॉक्सली ने अपने आप को ऑफिशियली AEW का किंग बुला के बोल दिया है कि कोई उनसे टाइटल नहीं जीत सकता है। और हमको पता लग गया है कि फाइनली इस कॉन्टिनेंटल क्लासिक के सेमीफाइनल्स में कौन से सुपरस्टार्स पहुंचे हैं। करते हैं इस पूरे शो को रिव्यू। वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट की ऑन द 34th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क स्ट्रीट, यानी कि ऑब्वियसली हैमरस्टाइन बॉलरूम न्यूयॉर्क में हो रहा था। टेप्ड शो था बिकॉज क्रिसमस वाले दिन कभी भी लाइव काम कोई नहीं करता भाई, छुट्टी का दिन होता है। और ये शो स्टार्ट होता है विल ऑस्प्रे के मैच से अगेंस्ट ब्रोडी किंग। एक काफी कमाल का मैच एक बार फिर से। और हम बात करते आ रहे हैं कि विल ऑस्प्रे एक ऐसा बंदा है जो कभी भी बेकार मैच देता नहीं है। और ब्रोडी किंग जब सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई टफ अपोनेंट उनको फाइनली मिला है, जिन पे चॉप्स का कोई असर नहीं हो रहा, जिन्होंने हिडन ब्लेड पे 1 पे किक आउट कर दिया, फिर दूसरे हिडन ब्लेड पे 2 पे किक आउट कर दिया। और उसकी वजह से फाइनली विल ऑस्प्रे को अपना स्टॉर्म ब्रेकर फिनिशर यूज करना पड़ा एट द एंड, यहां पे ब्रोडी किंग को हराने के लिए। एक बार फिर से लास्ट में बिल्कुल रिव्यू के मैं आपको बताऊंगा कि कौन सेमीफाइनल्स में पहुंचा, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट्स किसके हैं और ये टूर्नामेंट वहां से आगे कैसे बढ़ेगा। बट विल ऑस्प्रे ने विक्ट्री हासिल कर ली है। इसके बाद बैकस्टेज क्रिस्टोफर डैनियल्स होते हैं रेने पकेट के साथ, और वहां पे हर्ट सिंडिकेट आता है और उनको बताया जाता है कि MVP और बॉबी लैशली को अरीना से अब बैन कर दिया गया है, यानी कि शेल्टन बेंजामिन के मैचेस के बाद आके जो लोगों को अटैक करते हैं वो आज वो होने नहीं दे सकते, तो उनको यहाँ पे बैन कर दिया गया था। तो MVP कहते हैं कि देख भाई, जिस तरीके से रहने तूने पूछा है उसी वजह से हम तेरे बात मानते हैं और हम ठीक है यहाँ से चले जाते हैं। तो ये हुआ गाइज। इसके बाद रिकोशे का मैच होता है डार्बी एलिन के साथ, जो कि गोल्ड लीग का ही मैच था। एंड ओ माय गॉड भाई, अब ऑब्वियसली इस टूर्नामेंट में ड्रॉ का भी 1 पॉइंट मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि ड्रॉ होने से तुम्हें कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो 20 मिनट की टाइम लिमिट थी और इस मैच में ऑब्वियसली हमें ड्रॉ देखने को मिला। जिस तरीके से डार्बी एलिन ने अपने पिछले कुछ मैचेस में कंपीट करा है, उनकी हालत नहीं थी यहाँ पे एक और ऐसा मैच लड़ने की। इस मैच में वो डार्बी एलिन के ऊपर एक 630 स्प्लैश लगाते हैं आउटसाइड द रिंग थ्रू अ टेबल, जो कि भाई देख के कुछ कुछ हो रहा था मुझे कि भाई ये क्या डेंजरस स्पॉट के बाद डेंजरस स्पॉट डार्बी एलिन करते आ रहे हैं। तो अनबिलीवेबल है जिस तरीके से रिकोशे ने इस मैच के अंदर डार्बी एलिन की बैक को अटैक करा, उनके रिब्स को अटैक किया, हर चीज उन्होंने करी, चॉप्स मारे उनकी बैक के पीछे। और एक और भी कूल मोमेंट देखने को मिलती है जहां पे रेफरी जो है वो खड़ा होता है और उसके ऊपर से कूदते हुए आते हैं रिकोशे और एक स्टॉम्प लगा देते हैं पीठ पे डार्बी एलिन की। तो डार्बी को तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, अपनी रीसेंट इंजरीज को वो सेल कर रहे थे, मैच में जो बड़े स्पॉट्स थे उसकी वजह से वो इंजर्ड थे। और उन्होंने जबकि यहाँ पे एंड में 2 बार अपना कोड रेड फिनिशर भी लगाया, वो काफी नहीं था। और कॉफिन ड्रॉप जब फाइनली उन्होंने लगाई तो 10 सेकंड की हमें टाइम लिमिट का यहाँ पे वार्निंग आती है और टाइम ही नहीं बचा इतना कि डार्बी एलिन रिकोशे पे पिनफॉल ट्राई कर सकें। तो ये मैच एक ड्रॉ में खत्म हो जाता है और क्लियरली यहाँ पे एक पॉइंट इनको दिया जाता है। बहुत ही जबरदस्त मैच था। और मैं सॉरी बोलता हूं अगर आपको बीच बीच में कुछ गुर आवाजें आ रही हैं, ऊपर भाई कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अगला मैच कमांडर वर्सेस क्लॉडियो कैस्टियोनेली, ब्लू लीग का मैच। और जब कमांडर की एंट्रेंस हो रही थी तो डार्बी उनको कुछ तो बता के जाते हैं और बिल्कुल भाई मैच में देखने को मिला कि उनको बताते हैं कि ब्रास नकल्स कहां पे पड़े हैं। तो नकल्स निकाल के वो क्लॉडियो को मार के हरा भी देते हैं इस मैच को। और इस पूरे टूर्नामेंट में इस लीग में पहली विन थी कमांडर की ओवर क्लॉडियो कैस्टियोनेली। तो यहाँ पे उनको मैच तो हरा दिया गया, लेकिन मैच के बाद आ जाते हैं डेथ राइडर्स बाहर और उनको अटैक करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जे वाइट और ऑरेंज कैसिडी सेव करते हैं, मिलकर अटैक करते हैं डेथ राइडर्स को। लेकिन फाइनली जॉन मॉक्सली की एंट्रेंस होती है जो अपने इस ब्रीफकेस से इन दोनों लोगों को अटैक कर देते हैं। उसके बाद जॉन मॉक्सली माइक लेके बात करते हैं कि किस तरीके से जितनी नजदीक अभी तुम इस टाइटल के आए हो, इतनी ही नजदीक तुम आ पाओगे, इससे ज्यादा क्लोज मैं तुम्हें कभी आने भी नहीं दूंगा। तो हैंगमैन एडम पेज आते हैं बाहर फाइनली, और ऐसी एक मोमेंट आ जाती है जहां पे बाकी डेथ राइडर्स का कोई मेंबर नहीं है, मॉक्सली रिंग के बीच में खड़े हैं और घिरे हुए हैं अपने तीनों अपोनेंट से वर्ल्ड्स एंड पेपर व्यू के। और यहाँ पे मॉक्सली को अटैक किया जाता है, ऑरेंज पंच, बकशॉट लैरिएट और उसके बाद ब्लेड रनर, सारे फिनिशर उनके ऊपर यहाँ पे लगते हैं और जॉन मॉक्सली को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद ब्रीफकेस पड़ा होता है रिंग में जिसको जे वाइट उठाना चाहते थे, बट हैंगमैन पेज अपना जूता रख देते हैं उसके ऊपर और फिर ऑरेंज कैसिडी अपने गॉगल्स भी लगा लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि अभी भाई इतनी आसानी से तुम में से किसी भी एक को टाइटल नहीं मिलेगा, इसके लिए तो हमको लड़ना ही पड़ेगा। एक बहुत मस्त तरीके से दिखाया गया। और एंड में बिल्कुल शो के जॉन मॉक्सली का एक प्रोमो आया जो कि हमें हिंट देता है कि किस तरीके से
एंडिंग हो सकती है वर्ल्ड्स एंड शो में, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। अगला ब्लू लीग का मैच था काजुचिका ओकाडा वर्सेस शेल्टन बेंजामिन, और एमवीपी बॉबी लैशली तो यहाँ पे थे ही नहीं, और यहाँ पे ओकाडा का जीतना जरूरी था, बिकॉज अगर ये मैच वो हार जाते, वो अपना टाइटल भी हार जाते, बिकॉज अपने टाइटल को जीतने के लिए उनको टूर्नामेंट में बना रहना पड़ेगा, और यहाँ पे उन्होंने शेल्टन बेंजामिन को हरा भी दिया है। ऑनेस्टली शेल्टन बेंजामिन ने जितने अच्छे मैचेस दिए हैं उस हिसाब से उतना अच्छा मैच नहीं था। फॉर सम रीजन क्राउड उसके अंदर इतना इन्वॉल्व नहीं था, बिल्कुल एंड में रेन मेकर लगाते हैं ओकाडा और इस मैच को जीत जाते हैं शेल्टन बेंजामिन को हरा के। लेकिन इन दोनों के बीच में स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिली, बिकॉज आई थिंक दोनों अभी अपने कैरेक्टर्स में हील हैं, तो इन्होंने हाथ मिलाया आफ्टर द मैच। इसके बाद क्रिस जेरिको की ये सेगमेंट होती है न्यूयॉर्क सिटी में, वो खड़े हुए हैं, पता नहीं कितने टाइम से न्यूयॉर्क सिटी में ही खड़े हैं भाई, और एंथनी बोवेंस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं जबकि लास्ट वीक में कोलिजन पे रेडी नहीं था, अब मैं रेडी हूं, और इस मैच को ऑफिशियल कर दिया गया रैम्पेज के लिए, नॉट फॉर द पेपर व्यू। इसके बाद टोनी स्टॉर्म का फर्स्ट मैच होता है अपने इस रिटर्न और वियर्ड कैरेक्टर के बाद, जब से वो वापस आई हैं विद टाया वैल्करी, जो कि जॉन मॉरिसन की वाइफ हैं, और यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस मैच में 0 एफ्स दिए क्राउड ने, और वो कह रहे थे भाई बस इसको खत्म करो, एक रोल अप से जीत जाती है टोनी स्टॉर्म, और मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा टोनी स्टॉर्म में। तो यहाँ पे कमेंट्री पे एक रीजन दिया जाता है टोनी शेवानी की तरफ से कि टोनी स्टॉर्म की जो मेमोरी है वो इसलिए गायब हो गई है बिकॉज उनको ट्रॉमा हुआ था, जो भी चीजें उनको मराया मे के साथ देखनी पड़ी हैं। ये बहुत ही बेकार रीजन है, बिकॉज ट्रॉमा की वजह से मेमोरी लॉस कैसे हो जाती है कभी कभी समझ नहीं आता भाई। WWE हो या AEW, रेसलिंग स्टोरी लाइंस आर समटाइम्स वियर्ड, और ये उनका प्राइम एग्जांपल है। अब बैकस्टेज हैंगमैन एडम पेज थे और वो कहते हैं इस बात की तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि जॉन मॉक्सली वर्ल्ड्स एंड में अपना टाइटल रिटेन नहीं कर पाएगा। तो क्रिस्टोफर डैनियल्स आते हैं एकदम से यहाँ पे, और ये भी बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर वियर्ड सेगमेंट थी। वो कहते हैं जॉन मॉक्सली के पास डेथ राइडर्स हैं, ऑरेंज कैसिडी के पास अपनी कॉन्ग्लोमरेशन है, और जे वाइट के पास अपना बुलेट क्लब है, लेकिन तेरे को मदद करने के लिए कोई भी नहीं है इस मैच के अंदर, और अगर तेरे को कोई हेल्प चाहिए तो मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। हैंगमैन पेज उनको वहीं रोक देते हैं और कहते हैं देख भाई तेरी हेल्प मैं क्या लूं, तू तो इतने टाइम से कॉर्पोरेट सूट बन के घूम रहा है, तेरे को मैं क्या ही जो है वो ट्रस्ट कर सकता हूं। तो क्रिस्टोफर डैनियल्स कहते हैं तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हैं कि मैं तेरी हेल्प अभी भी करा सकता हूं। तो आई डोंट नो क्यों उन्होंने जाके अलग से हैंगमैन को हेल्प ऑफर करी है, किस तरीके से वो हेल्प कर सकते हैं जब वो एक ऐसा इंसान है, कैसे रोल में है जहां पे वो बायस नहीं हो सकता। लेकिन वियर्ड लगा मुझे, इंटरेस्टिंग रहेगा अगर एक्चुअली में यूज करा जाए स्टोरी लाइन इन द पेपर व्यू एट वर्ल्ड्स एंड। और फाइनली शो के मेन इवेंट की बात करते हैं, जहां पे डैनियल गार्सिया लड़ रहे थे काइल फ्लेचर से ब्लू लीग के मैच में, और एक बार फिर से इन्होंने प्रूव कर दिया भाई रेसलिंग वाइज कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। और डैनियल गार्सिया जबकि TNT चैंपियन है, क्लियरली और ऑब्वियसली उनको यहाँ पे जरूरत नहीं थी कॉन्टिनेंटल क्लासिक जीतने की, और काइल फ्लेचर को एक बड़ी विक्ट्री देना एक बार फिर से दिखाता है कि किस तरीके से वो रेडी हैं टू एक्चुअली गो अहेड, और यहाँ पे वो बड़े स्टेक्स के लड़ने वाले कॉन्टिनेंटल क्लासिक में। तो मैच में जबकि डैनियल गार्सिया को भी एक काफी अच्छी मोमेंट मिली जहां वो ड्रैगन टेमर लगाते हैं सबमिशन, और बहुत क्लोज आ जाते हैं वो टैप कराने के लिए काइल फ्लेचर को, लेकिन वो चीज काम नहीं करती, और काइल फ्लेचर इस मैच को एट द एंड जीत चुके हैं, डैनियल गार्सिया को हरा चुके हैं। और फाइनली गाइस हमें पता लग चुका है कि जो सेमीफाइनल्स होने वाले हैं इस टूर्नामेंट के एट वर्ल्ड्स एंड, वो हैं काजुचिका ओकाडा वर्सेस रिकोशे, माय गॉड, और दूसरी तरफ विल ऑस्प्रे वर्सेस काइल फ्लेचर। एक बार फिर से वो मैच जिसने लास्ट टाइम बिल्कुल कमाल कर दिया था, और इन दोनों मैच का जो विनर होगा वो एक दूसरे से वर्ल्ड्स एंड में ही लड़ेगा फाइनल में कॉन्टिनेंटल क्लासिक के, और जो भी उसको जीतेगा वो कॉन्टिनेंटल चैंपियन कहलाया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें ओकाडा वर्सेस ऑस्प्रे देखने को मिल सकता है भाई, इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही बोलूं। तो वर्ल्ड्स एंड का पेपर व्यू कमाल धमाल होने वाला है, इस संडे को आपको उसका रिव्यू मिल जाएगा। लेकिन फाइनली शो खत्म होता है उससे पहले जॉन मॉक्सली बैकस्टेज मरीना शफीर के साथ खड़े और एक प्रोमो यहाँ पे उन्होंने कट किया। वो बात करते हैं कि किस तरीके से उनको एक के प्राइस में 3 लोगों से लड़ना पड़ रहा है, लेकिन सिंपली उन्होंने इसी चीज के लिए साइन अप करा था, और इसी वजह से वो AEW वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। वो कहते हैं कि इन तीनों को तो मैं संभाल लूंगा, और मैं अब उसके बाद अपने मिशन को कंटिन्यू करूंगा, उस ईगो के अगेंस्ट लड़ूंगा, उस डिल्यूजन के अगेंस्ट लड़ूंगा जो पागलपंती इस AEW रोस्टर ने क्रिएट कर रखी है। ये तीनों, ऑरेंज कैसिडी, जे वाइट और हैंगमैन पेज, बोलते हैं कि इनके अंदर वो विल है जिससे AEW को बेटर बना सकते हैं, लेकिन ये सब झूठ बोलते हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा अच्छी चीजें अचीव करने के लिए सबसे बड़े सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं, और जॉन मॉक्सली वो करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं मैं उनमें से नहीं हूं जो एक चैंपियनशिप जीतने के बाद स्विमिंग पूल के पास बैठ के अपने टाइटल के साथ पोज करता है, मैं वो नहीं हूं जो अपनी गाड़ी में टाइटल पहन के घूम रहा है, और इसी वजह
वजह से क्लियरली उन्होंने बता दिया कि आखिर क्यों इस ब्रीफ केस के अंदर फाइनली हमें रीजन मिल गया कि टाइटल छुपा रखा है, बिकॉज जॉन मॉक्सली ये नहीं दिखाना चाहते कि सिर्फ उस गोल्ड की वजह से वो इस कंपनी में है। वो एक्चुअली में इस कंपनी का अच्छा करना चाहते हैं, और भले ये ट्विस्टेड साइकोपैथ वाले वे में वो कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन टाइटल को उन्होंने इसीलिए छुपा दिया है ताकि ऐसा ना लगे कि सिर्फ उस एक चीज की वजह से मॉक्सली यहां तक आया है। वो कहते हैं मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम अ किंग ऑफ AEW, और जो भी किंग को सारी फैसिलिटीज मिलती हैं वो मैं यहाँ पे लेने के लिए तैयार हूं, और आई एम द ओनली ट्रू किंग जो AEW का आज तक एक्चुअली में कभी भी रहा है। तो मॉक्सली बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो हारने नहीं वाले हैं वर्ल्ड्स एंड में। लेकिन शेन मैकमैन की एंट्रेंस क्या हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी वो तो भाई टाइम ही बताएगा। इस संडे को आपको रिव्यू मिलेगा वर्ल्ड्स एंड का। लेकिन ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।